हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बेटा। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी अच्छे से होंगे। एज यूजल अभी अभी आप लोगों का 10th का एग्जामिनेशन कंप्लीट किया है आप लोगों ने, और अब वक्त है आपके कैरियर को चूज करने के। आपके कैरियर को डिसाइड करने वाला आपने जो सब्जेक्ट चूज करना है उसका। अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, डेफिनेटली आप मेडिकल सेक्टर के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपन स्टार्ट करेंगे आपके मेडिकल सेक्टर की जर्नी तक के पहुंचने तक का जो रास्ता है वो अपन साथ में तय करेंगे। बेसिकली I'm Dev Gautam, your biology faculty. I'm going to start with a very basic in our subject, that is from living world. अपन आपका जो 11th का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड, अपन उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को, जिसमें कि स्पेशली अपन ये बात करेंगे कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकें कि ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म अलाइव है या कौन सा ऑर्गेनिज्म डेड की कंडीशन में आ रहा है। इट मीन्स दैट बड़े ही सिंपल से शब्दों में चलो अगर अपन डिस्कस करना चाहें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है कि आर यू स्टिल अलाइव, और आप कहते हैं यस, देन एक नया क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन। इफ यू आर अलाइव देन यू हैव टू प्रूव इट, है ना। साइंस है, विदाउट प्रूफ के यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली अगर अपन लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, लाइफ साइंस बोले तो आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारे पास हम जो भी कह रहे हैं या हम जो भी डिस्कस करना चाह रहे हैं या हम जो भी स्टेटमेंट कह रहे हैं, डेफिनेटली वी हैव टू प्रूव इट। हमारे पास इसके ऊपर कोई प्रूफ होना चाहिए, उसके सपोर्ट में हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए जिसके वजह से हम डिस्कस कर सकें कि ओके दैट्स व्हाई वी आर अलाइव, वी आर इन लिविंग स्टेट और वी आर इन लिविंग कंडीशन। ठीक है, अपन लिविंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक टिल 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने ऑलमोस्ट बायो के काफी सारे पोर्शन आप लोगों ने कवर कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर अपन 9th की बात करते हैं तो आप लोगों ने कवर किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी को, जिसमें आप लोगों ने एनिमल और प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने स्टडी किया। आपने साइटोलॉजी की स्टडी कर रही है, आपको सेल ऑर्गेनल्स पता है, आपको लिटिल बिट आइडिया हो सकता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको आइडिया है अपनी बायो का एक बड़ा सा मेजर पार्ट होता है इकोलॉजी के बारे में, जिसमें आपने एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपने स्टडी करके रखी है। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात की। लाइकवाइज डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम के बारे में आपने स्टडी करके, मतलब एक ऑल एंड ऑल अगर हम बात करें ना बेटा, तो 10th स्टैंडर्ड तक हमें हमारी एक्चुअल जो लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है उसका एक रफ आइडिया हमें हो चुका होता है। ठीक है, अब हमें जितनी भी चीजें अपनी तक हमने कवर की है, हमें 11th स्टैंडर्ड से उनको थोड़ा सा और डेप्थ में हमें स्टडी करना होता है और थोड़ा क्लियरली डेप्थ में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट अपना जो चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड। चलिए मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ आपके चैप्टर का, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ड, अपन लिविंग वर्ड के बारे में चलो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अगर अपन लिविंग वर्ड के बारे में डेटा डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले अपने ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बेसिक डिफरेंस पता है देन डेफिनेटली यू विल
able to prove yourself that you are alive. है ना? अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडिया है कि ठीक है किन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे रिसर्चर्स ने ऑर्गेनिज्म को अलाइव कैटेगरी में रखा है या उनको अलाइव कैटेगरी का बताया है, तो डेफिनेटली वहां से आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है। पहले तो चलिए अपन नाम से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप हमेशा याद रखिए बेटा, अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक बड़ा ही अच्छा रूल है। कभी अपन बचपन में थे ना, छोटी सी क्लासेस में अपने को ब्रिटिश एम्पायरिज्म के बारे में चीजें बताई जाती थी। ठीक है, तो अपन ब्रिटिश एम्पायरिज्म के बारे में अपने को क्या सिखाया गया था कि यार जो ये ब्रिटिशियंस लाए थे, इन्होंने हमारे इंडिया पे अपना एम्पायरिज्म एस्टैब्लिश किया था। तो ओके, उसके लिए उन्होंने एक रूल फॉलो किया था। कौन सा रूल था वो? दैट इज डिवाइड एंड रूल। उनका जो बेसिक रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल। देखो वो क्या कर रहे थे? दैट इज डी एंड आर, यू कैन से इन शॉर्ट फॉर्म। वो क्या कर रहे थे? किन्हीं भी दो पर्सन्स को के बीच में वो कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते थे एंड देन डेफिनेटली उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद उनका अपना काम हो चुका होता था। फिर अपने को यहाँ पे इस डिवाइड एंड रूल वाला ये अपना जो फंडा है ब्रिटिश लोगों का, ये अपने को अपने सब्जेक्ट में अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, देखो अपने बायो पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, मतलब अगर आप देखो 10th स्टैंडर्ड में आपने बात की होगी अपने स्टूडेंट से या अपने फ्रेंड सर्कल्स में कि सब्जेक्ट क्या चूज करना है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने बायोलॉजी को अवॉइड किया होगा। क्यों अवॉइड किया होगा? दो बेसिक रीजन होते हैं। पहला क्या होता है? डायग्राम, दूसरा होता है टर्मिनोलॉजी। डायग्राम को सीखने का या बनाने का सिंपल वे बहुत सारे होते हैं। टर्मिनोलॉजी होती है जिसके कारण से लोग डर जाते हैं कि यार बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं चूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी अपने को परेशान करती है। ओके वेल लिसन, अगर अपन क्या करेंगे अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को अगर अपन ब्रेक करना सीख जाते हैं, ठीक है, अगर अपन सीख जाते हैं कि हमारी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के टर्म्स में अगर अपन टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनको प्रॉपरली सिस्टम से उनको अगर अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करने के बाद अपन क्या देखते हैं कि ठीक है हमें उसका एटलीस्ट 50 to 60% हमारा काम हो चुका होता है। हमें उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मिल जाता है। टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मिलने से क्या होगा? मीनिंग मिलने से होगा कि उसके बारे में अप्रॉक्स 60% आइडिया हमें हो जाएगा कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं या किस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आगे हमें डिस्कशन करने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल वाइज अपन इस पॉइंट को अपन को देखते हैं। जैसे कि अपन आपके सब्जेक्ट के नाम के साथ ही अगर अपन चले, ठीक है, ये हो गया आपके सब्जेक्ट का नाम, दैट इज बायोलॉजी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डिवाइड एंड रूल का फंडा चलो अगर भी अपन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या निकल के आती है? लॉजी। अच्छा देखो एक और पॉइंट यहाँ पे अपन थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज हमारे बायो में जितने भी टर्मिनोलॉजी लिए गए हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बायोलॉजी आर टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड और ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में यूटिलाइज की गई है, मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी कैसे ग्रीक वर्ड से ली गई है। एंड साइंटिफिक नेम, जितने भी साइंटिफिक नेम आपको ऑर्गेनिज्म पे डिस्कस करने को मिलेंगे, ह्यूमन हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी तरीके का अगर आप ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अगर आप देख रहे हैं, then scientific name are taken from Latin word। ठीक है, ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे इसको मेंशन कर ले या अपने ब्रेन में हमेशा फीड रखिएगा। ग्रीक वर्ड terminology taken from the Greek language or Greek word, and scientific name are taken from the Latin word। Okay, now let's get start। हमने यहाँ पे क्या किया? डिवाइड एंड रूल का फंडा अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? बायो एंड लॉगी। ओके, लॉगी का मतलब अपने को ग्रीक वर्ड के का ये जो टर्मिनोलॉजी है ये दरअसल लिया गया लॉगस से। लॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड लॉगस से लिया गया है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू स्टडी। ठीक है, अब हमारे पास लॉगी वर्ड का डायरेक्टली हमारे पास मीनिंग है टू स्टडी, मतलब डेफिनेटली हम कुछ चीज होती है यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा। देन अब अपन बायोलॉजी की वर्ड की बात करते हैं, तो बायो से हमें डेफिनेटली पता है लिविंग
है ना। अभी तक अपने को जितने भी स्टडी करना पूरी या लोअर क्लासेस में हो सकता है पढ़ना को मिला हो बायो मीन्स लिविंग। चलिए इसको थोड़ा सा अभी तक अपडेट करते हैं, लिविंग ऑब्लिक करके अपन यहाँ पे कर लेते हैं क्या, नॉन लिविंग। ठीक है, डेफिनेटली हमको बायो का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे बायोलॉजी में क्यों रख सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई ऑर्गेनिज्म आज नॉन लिविंग स्टेट में है, डेफिनेटली इन इट्स पास्ट कंडीशन कभी ना कभी ये अलाइव स्टेट में रहा होगा। एंड द सेम थिंग अगर आज अभी ये अलाइव कंडीशन में है देन डेफिनेटली कभी ना कभी ये डेड कंडीशन में भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें इसका एक इस पूरे का पूरा यह टर्मिनोलॉजी थी बायोलॉजी, इससे हमें इसका मीनिंग क्या लेकर के आया, टू स्टडी लिविंग और नॉन लिविंग। थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, ऑर्नामेंटाइज करते हैं। ऑर्नामेंटाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है, टू स्टडी दैट इज रिलेटेड विद लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, थोड़ा अपन इसको और ज्यादा क्लियर कट क्रिस्टल कट फॉर्म में अगर अपन इसको ऑर्नामेंटाइज करें तो और क्या हो जाएगा, the branch of science that deal with study of living और नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि बहुत पहले से आपको सुनने में आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही टर्मिनोलॉजी होती है, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको धीरे धीरे करके अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे अपन अपनी ये जर्नी को में अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके अपन हर एक टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वेल फिलहाल अभी अपन डिस्कस करने वाले थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करने वाले थे। ठीक है, तो अपने एक सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ यू आर अलाइव देन प्रूव इट। कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो कि आप अलाइव कंडीशन में हो। तो देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, रिसर्चर्स ने हमें क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, अलाइव ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके कुछ न कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनके बेसिस पे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर इन अलाइव स्टेट और लिविंग स्टेट। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन इज सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर अपन बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को क्या देखने को मिलता है, सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, द सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट वन इज ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन consciousness or yes you can say respond to stimulus or stimuli or their surroundings, then homeostasis, then variation and adaptation, removal of waste, then repair and healing, and the last one is death. ओके, ये कुछ खास पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद फिर अपन कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे कुछ नोट आउट लिखे हुए हैं जो कि आपके चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट जो आपका जो लिविंग वर्ल्ड है, जिनको कि अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, देन द बायोडाइवर्सिटी, देन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एंड कुछ अपन स्पेशल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे that will very helpful in the study of our definitely biodiversity. Or the terms are systematics, taxonomy, classification, identification, nomenclature, key. ये कुछ स्पेशल से टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में कि अपने को भी स्टडी करनी है, जो कि ये एज ए टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं डेफिनेटली हमारे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। एंड देन इसके बाद अपन दो टूल्स और डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमी एक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये होल्स और इतने सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग की कंडीशन में आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले थे लिविंग बीइंग्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको अपन कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएं या थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में जाएं तो जब भी अपन डिस्कस करते थे तो शुरुआत में ही अपने को बताया गया था कि हमारा जो हमारा बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल। बताया गया था ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ। ये चीजें हमें पहले से बताई आ चुकी हैं। अच्छा देखो, अब वहां पे अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है। If the cell is in alive state, then definitely it will in functional condition. और अगर सेल हमारी फंक्शनल कंडीशन में होगी then definitely ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए कैपेबल होगा। बट अगर सेल ही हमारी डेड कंडीशन में होगी then definitely ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेड कंडीशन में होगा। ऐसा क्यों? Because the cell is the basic unit of life.
द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर को बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर फॉर एग्जांपल चलो अगर अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एग्जांपल ले लेते हैं अगर अपन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अपन को पता है कि यार बैक्टीरिया हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें अगर सेल जो भी उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल अगर वहां पे अलाइव स्टेट में है देन डेफिनेटली बैक्टीरिया विल बी इन लिविंग स्टेट, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा। एंड द सेम थिंग विथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो वहां पे डेफिनेटली सेल सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सेल में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, देन टिश्यूज बनेंगे, देन इसके बाद इसकी फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट चलती रहेगी। तो अगर सेलुलर लेवल पे ही अगर सेल वहां पे फंक्शनल नहीं हो पाएंगी या सेल उतना ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं हो पाएंगे देन डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म वहां पे डेड की कंडीशन में होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो डेफिनेटली उसकी सेल का कुछ हमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेलुलर स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो हमें डेफिनेटली वहां पे बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी, आइदर इट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फिर इसके अंदर हमें एक लिक्विड देखने को मिलता है दैट इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म और यू कैन से साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो बेसिक डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, कुछ बेसिक डिफरेंसेस इसके बारे में इन फ्यूचर अपने अगले लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव स्टेट में होंगे। तो अगर हमारे सेल वहां पे जितने भी उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं अगर वो एक्टिव स्टेट में है देन डेफिनेटली सेल विल बी इन अलाइव स्टेट, अदरवाइज और अगर सेल हमारी अलाइव स्टेट में है देन डेफिनेटली द ऑर्गेनिज्म विल बी इन अलाइव सिचुएशन और अलाइव स्टेट, अदरवाइज हमारी सेल अगर डेड स्टेट में है देन ऑर्गेनिज्म विल बी इन नॉन लिविंग कंडीशन। ओके, द सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आई होप सेलुलर स्ट्रक्चर को आपको क्लियरली पॉइंट ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अपन मेटाबॉलिज्म के पास चलते हैं। मेटाबॉलिज्म को अगर अपन बेसिक कंडीशन में बात करें कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है या मेटाबॉलिज्म किस तरह से अलाइव होने में या ऑर्गेनिज्म के लिविंग कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, देन द सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म की अगर अपन बात करना तो बेसिकली ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली अगर अपन बात करें ना तो बेसिकली ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, दो प्रोसेस का ये कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस का ये मिक्सचर होता है जिसको कि अपन हम देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। इस होल प्रोसेस में क्या होता होगा कि इसका जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है कैटाबॉलिज्म की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इनटू द सिंपलेस्ट पार्ट एंड अनदर वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म, जो उसमें क्या होता है बिल्डिंग अप होता है। तो आप इसको कह सकते हो कि ब्रेक डाउन एंड बिल्डिंग अप रिएक्शन का आप इसको नाम डेफिनेटली आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर अपन बात करते हैं एक सिंपल सा फंडा अपन यूटिलाइज करते हैं। सिंपल सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं। आपने खाना खाया तो ओके, अभी आपने जो भी खाना खाया था खाने में आपने डेफिनेटली अपनी चपाती खाई होगी, आपने राइस खाया होगा, आपने दाल लिया होगा, ठीक है, जो भी आपने लिया अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड आपने जो भी लिया उसमें आपने क्या खाया, आपने एक्चुअली में आपने क्या यूटिलाइज किया था, आपने खाया क्या था, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया था, आपने प्रोटीन लिया था, आपने फैट लिया था, है ना। बेसिकली तो यही चीजें आपने यूटिलाइज की थी। क्यों यूटिलाइज की थी एज ए फूड, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आपका एनर्जी सोर्स बनाएगा, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अगर अपन प्रोटीन की बात कर रहे हैं डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिपिड की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेटली ये अल्टीमेट एनर्जी सोर्स, ये भी अल्टीमेटली माना जाएगा, बट इनिशियली ये स्टोरेज पार्ट में ये अपना रोल प्ले करता है। जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आएगी देन फिर ये यूटिलाइज होता है एज एनर्जी सोर्स। ये किस तरीके से होता है, इनकी क्या प्रोसेस होती होगी, ये अपने को बायोमोलिक्यूल वाला अपना जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स में इसको आप कवर कर लेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट आपने क्या किया था, आपने फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट आपने यूटिलाइज किया एज ए फूड सोर्स, ठीक है। आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, अब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया, डाइजेशन हुआ, आपने 10th में अभी आप पढ़ के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, इवन प्लांट्स का भी।
तो उसमें आपने क्या किया था, ग्लूकोज आपने फॉर्म कर लिया, आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट से लिया था एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द मशीनरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया भाई, कन्वर्ट हो गया ना, मतलब इसका ब्रेक डाउन हुआ होगा ना, मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसका ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था और अल्टीमेटली आपकी बॉडी ने क्या किया बेटा, ग्लूकोज बना दिया, कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर अपन कहें तो अपन इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स और अपन इसको लिख सकते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो कन्वर्जन हो गया ना, कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स में कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया मतलब ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन हो गई। फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली ग्लूकोज का धीरे धीरे कुछ और मशीनरी हुई और मशीनरी में क्या हुआ, अल्टीमेटली अपन क्या कहते हैं ना, ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, अभी तो बेटा समर का सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी धीरे धीरे जब भी ये लॉकडाउन की सिचुएशन खुलेगी तो आप मार्केट में जाओगे और आपको फिर से मिलेगा क्या, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज मिलेगा ना, दे इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अभी तो ग्लूकोज की कई सारे टाइप्स भी आ गए ना, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी एंड ब्ला ब्ला बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली सोर्स क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वहां पे अपन लेके आ रहे हैं, अपन ना डायरेक्टली अपन वहां पे ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली हम वही, तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी में भी वही काम हो रहा है, ग्लूकोज हमें एनर्जी भी तो प्रोवाइड करा रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एनर्जी फॉर्म। ठीक है, मतलब कौन सा, ये वाला रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी के फॉर्म में फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ था, किसमें ब्रेकडाउन हुआ था बेटा, ग्लूकोज में। मेरे साथ बोलना, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किसमें हो गया, ग्लूकोज में। नाउ सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी सोर्स में। एनर्जी सोर्स बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स क्या है, एटीपी के फॉर्म में होता है, केमिकल के फॉर्म में होती है, दैट इज एटीपी। ठीक है, तो देखो हमारी होल सोल मेटाबॉलिज्म की देखो प्रोसेस क्या कह रही है। तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ब्रोकन रिएक्शन और ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज बिल्डिंग अप रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग की कंडीशन हो रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस आप डायरेक्टली कह सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है एंड देन आफ्टर फिर क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, होल प्रोसेस में मिला करके क्या बनाया, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन भाई। देखो तो अब देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखना सिग्नल। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या हुआ था, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ था ना। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी कौन यूटिलाइज करेगी, सेल यूटिलाइज करेगी, तो क्या करेगी, फंक्शनल हो पाएगी। ठीक है,